आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई ax² 2hxy एंड सो ऑन, ठीक है। तो कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें टू लाइंस जो है अब वो पैरेलल है, इन्होंने साफ साफ बोल रखा है, तो उनके बीच की डिस्टेंस बताइए। तो इसका मुझे फार्मूला याद है और इन्होंने फार्मूले के फॉर्म में ही दे रखा है। तो जो फार्मूला याद है पहले हम उस पर फोकस कर लेते हैं। तो जो d इक्वल टू आप निकालते थे वो 2 लिखते थे, बड़ा सा अंडर रूट लगाते थे, g² माइनस AC डिवाइडेड बाई a प्लस b, इतना काम करते थे आप, ठीक है। तो जो फॉर्मूला आपको याद है लेकिन वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यदि डी ऑप्शन जो लिखा हुआ है यहाँ पे यदि नन ऑफ दीज कर देते तो काफ़ी बच्चे क्या करते, इसी क्वेश्चन को ही नन ऑफ दीज पे टिक लगा देते हैं, ठीक है। आपको नंबर कितने मिलते, -1, ठीक है, लॉस हो जाता है आपको। तो ये अच्छा है कि पेपर में ये 2 बार आ चुका है, ठीक है। मतलब मैंने जो देखा हुआ है हो सकता है ज़्यादा बार आए हो, तो 2 बार मैं देख चुका हूँ। तो उसमें ऐसे ही ऑप्शन दिए हुए थे, तो काफ़ी बच्चे या तो सॉल्व नहीं किए और जिन्होंने सॉल्व किया तो आंसर को उन्होंने फाइंड आउट कर लिया था। चलिए, तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि देखो g² माइनस AC, तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में तो यूज कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है। चलिए, तो नीचे वाला पार्ट में क्या करता हूँ, यहाँ का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, a² AB। यदि मल्टीप्लाई किया तब भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो आगे क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने क्या बोला है कि 2 पैरेलल लाइंस, तो 2 पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि h² इक्वल टू AB, ये आप जानते हो। तो ये h² इक्वल टू AB, तो AB के बदले मैंने क्या पुट करना है, h², तो ये हो जाएगा हमारा a² प्लस h², ठीक है। तो केवल क्या हुआ कि ये जो वैल्यू थी उसके बदले मुझे ये पुट कर देना है, तो ये पुट कर देंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, g² माइनस AC डिवाइडेड बाई h² प्लस a², ठीक है। तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं है। तो कुल मिला के हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, राइट। तो देखो, एक तो कंडीशन ये होती है, द्वारा और भी मैंने 2 कंडीशन और याद कराई थी, वो थी हमारी AF² इक्वल टू BG², ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन थी। और थर्ड जो कंडीशन थी वो थी हमारी बिग इक्वल टू हाफ HF, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस आपको याद कराई गई थी। तो एक तो ऐसा होता है, और इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि मैंने ये सीधा सीधे लिखा है, कभी कभी ये सीधे सीधे ऑप्शन नहीं पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे कि उन्होंने लिख दिया A/H इक्वल टू H/B इक्वल टू G/F, ठीक है, ये लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे भी देखो जो कंडीशंस हैं वो आपकी फॉलो करेंगे। यहाँ पे यदि मैं फर्स्ट और सेकंड को यदि उठा लेता हूँ तो A इंटू B हो गया और h² हो गया, तो h² इक्वल टू AB बन रहा है दिस, ठीक है। और यहाँ से यदि मैं इसको और इसको उठा लेता हूँ तो HF इक्वल टू BG, BG इक्वल टू HF, ठीक है। तो ये पेयर देखो इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे ऑप्शन में आते रहते हैं कि दीज आर 2 पैरेलल लाइंस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ऐसे करके क्या करते हैं, रेशियोज में लिख देते हैं। तो ये 4 ऑप्शन इस तरह से बना देंगे, FG पलट देंगे, कभी यहाँ पे पलट देंगे, कभी यहाँ पर पलट देंगे, तो ऐसे कई ऑप्शन तैयार हो जाते हैं। तो उसमें इस तरह के भी ऑप्शन आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यदि संयोग से यहाँ पे यदि नन ऑफ दीज होता तो काफ़ी बच्चों का गलत हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में बहुत रिपीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया, इफ़ द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको इतनी बड़ी सी दे रखी है जिसमें P और Q को यूज किया गया है, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो देखो, एक तो पहली बात परपेंडिकुलर, इसकी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, और दूसरा क्या चीज़ है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बना रहा है, तो डेल्टा इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस फॉलो होंगी तब ये पूरा आपको रिप्रेजेंटेशन जो है वो सही होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर वाली कंडीशन। तो देखो 12x² माइनस p/2, तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, a प्लस b की वैल्यू 0, a प्लस b का मतलब है x² प्लस y² के कोफिशिएंट का जो सम है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 प्लस माइनस p इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से p की वैल्यू यदि फाइंड आउट करेंगे तो 12 आएगा। तो p की वैल्यू तो 12 आ रही है, ये तो फिक्स हो गया है। तो आपका C और D ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, दिस एंड दिस। तो A और B ऑप्शन बचा हमारे पास। तो यहाँ पे P की वैल्यू तो 12 है, लेकिन Q की वैल्यू डिफरेंट है, Q इक्वल टू 1, Q इक्वल टू -1। तो मुझे Q इक्वल टू फाइंड आउट करना होगा। तो Q कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो सीधी सी बात है, मुझे अब डेल्टा का यूज करना होगा। तो डेल्टा इक्वल टू आपको पता है कि ये डिटरमिनेंट होती है, और इसको मैं किसके बराबर कर देता हूँ, इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो साफ साफ उन्होंने क्या बोल रखा है, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो पेयर ऑफ लाइंस के लिए डेल्टा इक्वल टू 0 होता है, याद होगा आपको। तो इसमें आप ABC और FGH इनकी वैल्यू यूज करते हैं, FGH।
यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद मुझे इसको कैलकुलेशन करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ ABC, ठीक है। तो आपको फटाफट याद होना चाहिए, जो A होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो B होता है वो बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने निकाल लिया है 12, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा -12। अब आ जाती है C आपका कांस्टेंट वैल्यू 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ जाइए FGH, जो F होता है पीछे से आ जाते हैं, तो जो बाई का कोफिशिएंट F होता है तो ये क्या होता है 2F की वैल्यू, तो यहाँ से कितनी मिलेगी QY2 मिलेगा। तो QY2 यहाँ पे दोनों जगह लिख लीजिए। F के बाद आता है G जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है -18/2, तो -18/2 कितना हो जाएगा -9। और जो H होता है वो XY का कोफिशिएंट के साथ जुड़ा होता है, तो ये हो जाएगा 7/2, राइट। दिस इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, देखो अब डिवाइडेड बाई 2 आ रहे हैं, तो आप कुछ लोग आप सुविधा के लिए क्या कर लीजिए, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक, सॉरी 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, 1/2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है ये आसान हो जाए, ठीक है। या डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर लीजिए। इसको मुझे सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो Q की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, कैसे सॉल्व करना है, वो आपकी थोड़ी सी हेडेक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। तो Q की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, ठीक है। ये रफली आप घर पे चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, A ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं समय वेस्टेज नहीं करना चाहता था, वीडियो लंबा हो जाता है, कैलकुलेशन सब लोग आप जानते ही हो। मेनली क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आते हैं। क्या क्या वेरिएशन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। दिया द इमेज ऑफ द पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई, इसमें 2 लाइन्स आपको दे रखी हैं, पेयर ऑफ लाइन्स है ना, बाई द लाइन मिरर बाई इक्वल टू 0। तो आपको किसी चीज़ की इमेज बनानी है और उसके रेस्पेक्ट वो कहीं ना कहीं आपको एक मिरर की इक्वेशन दे दी जाती है। तो जब भी इमेज बनाएंगे तो मिरर की इक्वेशन देना जरूरी है, ठीक है। तो मिरर के कॉन्सेप्ट का जो है वो मैं, जो हमारा इससे पहले वाला चैप्टर है केवल स्ट्रेट लाइन, तो उसमें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, तो उसके आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। यदि उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर भी मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि चीज़ आपके समझ में आ जाए, ठीक है। तो कुछ मिरर ऐसे होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, और कभी कभी मिरर की इक्वेशन टफ हो जाती है। तो जैसे कि मिरर इक्वेशन आपको कर दें कि x + 2y + 6 = 0, ठीक है। तो ये मिरर थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। और जबकि क्या होता है कि y = जैसे 0 दे रखा है, या x = 0 दे रखा है, या x = y दे रखा है, या y = -x दे रखा है, तो ये जो 4-5 ऐसे मिरर होते हैं तो ये बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं चारों को पहले सीख लेते हैं, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको भी समझा दूंगा, ठीक है। या फिर मेरे पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए मैं y = 0 सबसे पहले इसी काम कर लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करिएगा। यहाँ पे ये देखो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, राइट। पहले अब मिरर की बात कर लेते हैं। तो ये मिरर है जो हमारा वो y = 0, यही आपका मिरर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मिरर हो गया आपका। चलिए, तो ये मिरर कैसे काम करेगा, तो जैसे आपने कोई एक कोऑर्डिनेट ले लिया है, सपोज P नाम से x, y, राइट। तो अब इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो इस साइड बनेगी एक। तो दूसरा क्या होता है कि मिरर इमेज जो होती है, जैसे कि P की जो मिरर इमेज, मान लो सपोज ये P' बनाएंगे हम लोग, तो P और P' जो लाइन मिलाएंगे वो मिरर से कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री पे कट करना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन होता है कि P और P' का जो मिडिल पॉइंट होगा वो मिरर पर लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन थी पहले। चलिए, तो वो हमारी बात की हेडक है, तो पहले और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या फ़र्क पड़ा, यदि कोऑर्डिनेट हमारा x, y है, तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट साफ साफ समझ में आ रहा होगा, x, -y। क्या चेंज होगा, x तो x ही रहा, लेकिन y हमारा -y हो गया, ठीक है। तो बस मुझे यही रिप्लेसमेंट करना है कि यदि मिरर हमारा y = 0 हो रहा है तो मुझे रिप्लेसमेंट क्या करना होगा, जो y = है उसको -y पुट कर देना होगा, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन दे रखी थी ax² + 2ahy + by² = 0, तो मुझे क्या करना है कि -y, मतलब जहाँ कहीं भी y मिलेगा वहाँ पे मुझे -y पुट कर देना है। तो y यहाँ पर आ रहा है, y यहाँ पर आ रहा है, पुट कर लीजिए। तो ax² इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 2hx - y + b -y² = 0, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ax² - 2hxy -y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +y² हो जाएगा। तो फिर से by² = 0, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप चेक करिएगा कहाँ पे आ रहा है, ax² - 2hxy + by², ये ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया होगा।
तो ऐसे में क्या करता हूँ, अब इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स इक्वल टू यदि जीरो होगा तो किस तरह का रिप्लेसमेंट करना होगा, तो एक्स इक्वल टू जीरो जो होगा वो हमारे एक्स इक्वल टू जीरो यही लाइन होती है, ठीक है। तो चलो एक्स इक्वल टू जीरो लाइन के रेस्पेक्ट में जब पी पॉइंट का जब मैं रिप्लेसमेंट देखूंगा तो यहाँ पे इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, तो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी आपको, ठीक है। जब यहाँ पर इमेज बनेगी तो इसके कोऑर्डिनेट आप समझ लीजिए, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो वो बाई तो उतना ही रहेगा लेकिन एक्स चेंज हो जाएगा, तो माइनस एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो माइनस एक्स कॉमा बाई, तो इसमें क्या हो रहा है, बाई तो बाई रह रहा है लेकिन माइनस एक्स वो सॉरी एक्स जो है वो माइनस एक्स हो चुका है। तो इस वाले केस में मुझे केवल क्या करना होगा, जहाँ कभी एक्स लिखा होगा वहाँ पर मुझे माइनस एक्स कर देना होगा, ठीक है। दो चीज़ें क्लियर हो गई, बाई इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आ जाइए एक्स इक्वल टू बाई में, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू बाई में बहुत सिंपल है, जहाँ कहीं भी एक्स लिखा होगा वहाँ पे बाई लिख दीजिए और जहाँ कहीं भी बाई लिखा हो वहाँ पर एक्स कर दीजिए, ठीक है। तो देखो अब ये जो क्वेश्चन है यदि मुझे ऐसे बनाना होता बाई इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या करूँगा, एक्स के बदले बाई, बाई के बदले एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर जो है हमारा हो जाएगा ए बाई स्क्वायर, और यहाँ पे टू एच तो टू एच ही रहेगा, और ये एक्स बाई हो जाएगा और बाई एक्स हो जाएगा, तो बाई एक्स कर दीजिए, प्लस बी बाई के बदले क्या लिख देना है, एक्स लिख देना है, दिस इक्वल टू जीरो। तो ये किसके रेस्पेक्ट में बन गया, बाई इक्वल टू एक्स लाइन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बचा हुआ बाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जहाँ कहीं भी एक्स लिखा होगा वहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे माइनस वाई से, और जहाँ कहीं भी बाई लिखा होगा उसका रिप्लेसमेंट करेंगे माइनस एक्स से, ठीक है। तो बाई इक्वल टू एक्स है तो बाई का रिप्लेसमेंट माइनस एक्स, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस वाई आ रही है, बस इतना ही से मुझे काम करना है। तो ये जो इक्वेशन है तो इसमें क्या चेंजमेंट देखने को मिलेगा, तो ऐसे लिख लीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स बदले माइनस वाई, तो ये माइनस वाई लिख लिया, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा लिया, प्लस टू एच एक्स के बदले माइनस वाई और बाई के बदले माइनस एक्स, प्लस बी और बाई के बदले माइनस एक्स और उसका स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अब इसको आप सिंपलीफाई कर लीजिए और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये चारों ही मिरर आपके एकदम क्लियर हो गए, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा, तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो इसमें क्या होगा, इसमें ए बी एच की वैल्यू दे सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, और ये मिरर चेंज कर सकते हैं, कभी बाई इक्वल टू जीरो, कभी एक्स इक्वल टू जीरो, कभी एक्स इक्वल टू बाई, या बाई इक्वल टू एक्स, या बाई इक्वल टू माइनस एक्स। ये चार मिरर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और ये जो आप 2 डिग्री के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, मतलब पेयर ऑफ लाइंस जो पढ़ रहे हैं, इसमें जो मिरर है वो इस तरह का कम पूछा जाता है, यही चारों आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दिया हुआ है इफ़ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज रोटेटेड अबाउट द ऑरिजिन थ्रू 90 डिग्री। तो आप जैसे ही इस वर्ड को देखेंगे तो अपने आप समझ जाइए मुझे काम क्या करना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। देन दियर इक्वेशन इन द न्यू पोजीशन आर गिवन बाई। तो वो कह रहा है, जैसे कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि सपोज एक लाइन ये है आपकी, दूसरी लाइन सपोज ये है, ठीक है। कैसे भी हो सकती है, आप ऐसे कर लीजिए। तो क्या कर रहे हैं, इसको 90 डिग्री आपको रोटेट कर रहे हैं। तो इसको 90 डिग्री जब रोटेट करेंगे तो ये जो लाइन है वो 90 डिग्री यहाँ पे कैसे हो जाएगी, इस तरह से कुछ बन जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है वो इस तरह से हो जाएगी जाके। तो पहले तो ये 2 लाइन्स थी, अब ये 2 लाइन्स हैं, तो अब इन दोनों लाइन्स की इक्वेशन जो होगी वो आपको बतानी है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसके जो आंसर लिखे हुए हैं वो इसमें से लिखे हुए हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आपको क्या करना है, ये हमेशा ही जो होती है वो होमोजेनियस इक्वेशंस की पूछी जाती हैं, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन जो होती हैं उन्हीं में दोनों लाइनें ऑरिजिन से पास होती हैं, इसलिए रोटेटेड अबाउट ऑरिजिन ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें करते क्या है, तो बस ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी बाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसमें यदि ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी तो हमारी इक्वेशन कैसे बन जाती है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखिएगा, यहाँ पे बाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई, इतना लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, बी को यहाँ रख देता हूँ और ए को यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पे बी पहुँचा दीजिए, यहाँ पर ए पहुँचा दीजिए, ठीक। मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसको दे दीजिए और बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इसको दे दीजिए विद साइन, जैसा भी साइन होगा वैसे ही हम कॉपी कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी साइन होगा उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का कर दीजिए और इक्वल टू जीरो, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे कहीं लिखा होगा, तो बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स वाई प्लस ए बाई स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है।
तो मैं और देखिए एग्जाम्पल भी इस पे आते हैं, तो एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन दोनों के कोफिशिएंट को चेंज करूँगा। कब? जब ये चीज़ लाइन लिख के आएगी। ठीक है, हमेशा नहीं करते रहना। इन दोनों के कोफिशिएंट चेंज कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट कितना है -1, तो यहाँ पे -1 ले आइएगा। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट +1 है, तो यहाँ पे +1 ले आइएगा। और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है -6, तो इसको कर दीजिए +6। क्लियर? तो अब आपको कुल मिला के क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब इसको फिर आप भले ही माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो आंसर में ये भी लिखा हो सकता है और ये भी लिखा हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसलिए बता दिया क्योंकि आज आप क्या करते हैं कि सर ने तो ये बताया था, इसको इंटरचेंज कर देना है, इसका साइन चेंज कर देना है, तो ऑप्शन तो आपका ये आता। ठीक है, तो ऑप्शन ये आता, लेकिन ये ऑप्शन कहीं लिखा नहीं होता। तो काफ़ी बच्चे यही बस देखते रहते हैं कि जैसे ये नहीं लिखा है, फट से नन ऑफ दिस पे टिक लगा देते हैं। तो ऐसी गलतियाँ आपके पेपर में ना हो, इसलिए मैंने इसको समझाने की कोशिश की है आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट होता रहता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। दिया हुआ है द डिफरेंस ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स विच द लाइन्स, एक इक्वेशन काफ़ी बड़ी सी टफ दे रखी है आपको, मेक विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो जो एंगल विद द एक्स एक्सिस और उसका टेंजेंट, तो जो टेन थीटा यहाँ पे बनेगा वो ही स्लोप होता है। तो स्लोप होता है, इसका मतलब ये m की वैल्यू दे रखी है। अब एक्चुअली इसमें दो लाइंस आ रही हैं, तो यहाँ पर आपको कितनी स्लोप्स यूज करनी है, m1 और m2। आपको दो स्लोप का यूज करना होगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, डिफरेंस पूछा जा रहा है। इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है m1 m2 का डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, तो इतना सा आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो पहले मुझे m1 और m2 पता चले, उसके बाद ही तो मैं बता सकता हूँ। तो एक चीज़ मुझे पता है क्या, कि m1 प्लस m2 कैसे निकाला जाता है, वो होता है माइनस का 2h/b। और m1 इंटू m2 कैसे निकाला जाता है, वो होता है a/b। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तो आपको याद हैं अच्छे से। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए m1 प्लस m2 यदि करता हूँ और मैं कंपेयर कर लेता हूँ कौन सी इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b/y स्क्वायर इक्वल टू 0। वहाँ से यदि मैं a, b और h की वैल्यू जब यहाँ पुट करूँगा तो दिखने में लग रहा होगा काफ़ी कठिन सा है ये, राइट। तो ऐसे a/b ये भी कठिन सा आएगा। तो m1 m2 कैसे निकलेगा वो भी आप जानते हो अच्छे से कि m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो इसमें दो एक्स्ट्रा आ गए और आपको माइनस में भी चाहिए, तो ये माइनस का 4m1 इंटू m2। ठीक है, इससे आप फाइंड आउट करते हो। तो हमें चाहिए केवल m1 माइनस m2, तो यहाँ पे जो स्क्वायर आ रहा होगा उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे। अब जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वहाँ से जो आंसर आएगा वो किसका मिल जाएगा, मुझे m1 माइनस m2 का मिल जाएगा, राइट। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा कठिन हो गई है, इन्होंने थीटा पे कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई है, तो मैं सबसे अच्छा क्या है कि मैं थीटा की कुछ वैल्यू मान लेता हूँ और थीटा की वैल्यू मानने के बाद ये क्वेश्चन है वो काफ़ी छोटा सा हो जाएगा, राइट। चलिए मैं थीटा इक्वल टू ले लेता हूँ 30। क्या लिया है, 30। अब आप सोच रहे हो थीटा इक्वल टू 45 क्यों नहीं लिया, 0 क्यों नहीं लिया, 90 क्यों नहीं लिया। ठीक है, मैं इसलिए नहीं लिया है कि यदि थीटा इक्वल टू 45 लेता तो ये tan 45 1 होता है, तो इसका आंसर 2 हो जाता। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन 2 हो जाता। बी ऑप्शन ऑलरेडी 2 दे रखा है, ये भी ऑलरेडी 2 हो जाता। ठीक है, तो तीन ऑप्शन हमारे सेम हो जाते, तो इसलिए मैंने क्या किया, हमने 45 नहीं लिया। अब 0 क्यों नहीं लिया, tan 0 0 अच्छी बात है और sin 0 0, तो ये दो ऑप्शन एक तो सेम हो गए। और cot 0 डिफाइन नहीं होता है, तो ये एक समस्या हो गई। ठीक, अब 90 क्यों नहीं लिया, 90 पे ये डिफाइन नहीं है, ये समस्या कर देता। तो इन दोनों के आंसर तो निकलते लेकिन इसका नहीं निकलता। तो इसलिए इन प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने क्या लिया, थीटा इक्वल टू 30। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन ज़्यादा अच्छे हैं, या तो 30 ले लीजिए या तो 60 ले लीजिए। तो हम 60 ले रहे हैं, वो 30 ले रहे हैं। अच्छा, 60 इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि 60 यदि मैं यहाँ पे लूँगा तो 120 हो जाएगा। काफ़ी बच्चों को साइन 120 की वैल्यू नहीं पता होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने 30 लिया हुआ है। चलिए, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो tan 30 आप जानते ही हो कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टोटल हो जाएगा 2/√3। ठीक है, 2 तो 2 ही रहेगा, टिक नहीं लगाता हूँ, 2 रहेगा हमारा। चलो इस पर गोला लगा लेता हूँ, ऐसे मिल जाएगा। तो ठीक है, और ये होता है √3 हो जाता है, तो ये टोटल हो जाएगा 2√3।
अब यहाँ पे हो जाएगा 30 और ये 60 हो जाएगा, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। क्लियर? चलिए, तो अब सारे ऑप्शन आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करूँगा, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन मतलब इक्वेशन जो दे रखी है उसमें पुट कर लेता हूँ। तो उसमें जब पुट करूँगा तो x² sec 30, तो sec 30 के लिए आपको cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो cos 30 होता है हमारा √3/2, तो sec 30 हो गया 2/√3, तो ये टोटल आ जाएगा 4/3 माइनस, और sin 30 होता है हमारा 1/2, तो 1/2 तो ये हो गया 1/4। ठीक है, स्क्वायर वगैरह लगा हुआ ध्यान रखिएगा। 2x इंटू बाई tan 30, तो tan 30 होता है हमारा 1/√3, तो √3 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, प्लस बाई स्क्वायर। अब है sin 30 का स्क्वायर, तो sin 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, और इक्वल टू 0। चलिए, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये मैं साइड में कर ले रहा हूँ, तो ये 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो 3 चौकू 12, 4 चौकू 16, माइनस 4 × 3 = 12, तो कुल मिला के निकलेगा 13/12। ठीक है, तो 13/12 x² माइनस 2/√3 x इंटू वाई प्लस 1/4 ऑफ बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप समझ गए होंगे ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। ये जो टोटल वैल्यू है वो 2h की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो b की वैल्यू है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पुट कर लूँ। तो इसमें जब पुट करूँगा, यहाँ से यूँ आया और ये आ गया, √m1 + m2। m1 + m2 कितना है, माइनस का 2h/b, और 2h की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2√3, तो माइनस 2h कितना हो गया, 2/√3। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है, 1/4। तो कुल मिला के मैं लिख लेता हूँ 2/√3 और डिवाइडेड बाई 1/4, और क्या करना है मुझे, इसका स्क्वायर भी करना है, तो मैंने कर दिया इसका स्क्वायर, माइनस 4 m1 इंटू m2। m1 m2 कितना है, a/b, a/b करूँगा तो ये हो जाएगा 13/12, और उसका 1/4 से डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, तो 13/12, और इसमें डिवाइड करना होगा 1/4 का। चलिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 ऊपर हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस ये 1/4 ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो 1/4 जब ऊपर जाएगा 13/12, 4 × 3 = 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13/3, और ये हो जाएगा 13 चौकू 52, 52/3। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, वो आप समझ लीजिए, थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो यहाँ पे 64 और 52 कितना डिफरेंस हो जाएगा आपका, 12 का 12/3, तो इक्वल टू 12/3, और ये हो जाएगा 3 चौकू 12, और 3 चौकू 12 √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो 2 ऑप्शन केवल किस में लिखा हुआ है, केवल बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। ए सी डी बिल्कुल अलग अलग ऑप्शन है, तो आंसर हो गया हमारा 2। और ये काफ़ी रिपीट होता है, तो बेटर ये है कि इसका आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन में आपको पेपर में 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन से मतलब समय बचाना है, तो समय बचाने के लिए बेटर है कि इसको याद कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है कोई भी आपका चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसा लिखा है बिल्कुल कॉपी पेस्ट आता है, और आंसर भी हमेशा यही आता है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा ये वाले चेंज कर देंगे, ये चेंज करने से कोई मतलब नहीं है, ये वाला आपको याद रखना होगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखा जाए। दिया है, इफ़ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई x² - 2pxy - y² = 0 आर रोटेटेड अबाउट द ऑरिजिन थ्रू एन एंगल थीटा, वन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अदर इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर क्या पूछा जा रहा है आपसे, देन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, मतलब कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर आपसे पूछी जा रही है, ऑफ द एंगल बिटवीन। ठीक है, तो बाइसेक्टर्स हमेशा एंगल बिटवीन का ही हम यहाँ पे निकालते हैं। द लाइन्स इन द न्यू पोजीशन, मतलब रोटेट करने के बाद जो नई पोजीशंस पे आपकी नई लाइन पहुंच गई है, मतलब पहली वाली लाइन नई पोजीशन पे जब पहुंच गई है, तो वहाँ पे अब एंगल डिफरेंट हो सकता है, क्या है कैसे है, वो हम सब चीज़ें देखनी है, और उसके हिसाब से मुझे बाइसेक्टर्स बताने हैं। ठीक है, तो देखो पहले इस क्वेश्चन को कह रहा है, इस चीज़ को आप समझिए कि सपोज ये पुरानी वाली लाइन्स हैं जो आपको इसमें दे रखी हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये L1 और L2 है हमारी। तो चलो इसका मैं बाइसेक्टर पहले निकाल लेता हूँ। तो बाइसेक्टर ऐसे ही तो होगा। ठीक है, मैं केवल एक को समझ रहा हूँ, तो दूसरा भी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो L1 और L2 है, एक लाइन को आप क्लॉकवाइज टर्न कीजिए और एक को एंटी क्लॉकवाइज, कितना एंगल थीटा, मतलब दोनों में सेम करना है, राइट। तो यदि आप सपोज इसको आप इधर ले आते हैं, तो
तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यदि ये थोड़ा सा थीटा डायरेक्शन यदि यहाँ चला जाएगा और ये थीटा इधर चला आएगा, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं कि मूव तो यहीं से करेंगे ना, ठीक है, तो मूव यहाँ से करेंगे क्योंकि अबाउट ऑरिजिन लिखा हुआ है और ये जो इक्वेशंस हैं वो ऑरिजिन से ही पास हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से मूव करेंगे तो मान लो ये यहाँ पे पहुँच गया और तो ये जब यहाँ पहुँच जाएगा ऐसे, ठीक है। तो चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहले सपोज ये एंगल जो इतना था वो मान लेते हैं सपोज के था, तो ये भी तो के रहा होगा क्योंकि बाइसेक्टर ने के किया हुआ है, और ये इधर मूव कर दिया थीटा और ये दूसरी साइड थीटा, तो कितना हो गया के प्लस थीटा। तब भी तो ये जो टोटल नया वाला एंगल बना है तो वो भी तो आधा ही आधा तो है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यदि एक लाइन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर दें और एक लाइन को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर दें तो बाइसेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्लियर। और ऐसे ही आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने चलो इसको इधर मूव किया था, इसको मैं कर देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, इसको कर देता हूँ क्लॉकवाइज, तो अब एंगल कितना रह जाएगा हमारा के माइनस थीटा, ठीक है। टोटल ये के था, थीटा आपने मूव कर दिया तो यहाँ से ये इतना एंगल कितना बचेगा के माइनस थीटा, तो ऐसे ये एंगल भी कितना बचेगा के माइनस थीटा। तो अब भी तो एंगल सेम है, तो ठीक है, तो एंगल सेम है तो बाइसेक्टर भी सेम ही होगा। तो ऐसे मतलब कहने मतलब ये जो इतनी लैंग्वेज लिखी हुई है तो ये सीधा सीधा ये समझना मतलब पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे पास बुद्धि कितनी है, ठीक है, ठीक है। बुद्धि के अलावा और कुछ नहीं पूछना चाहते कि मतलब आप लाइंस वगैरह को सब अच्छे से जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि लाइन को रोटेट कैसे करते हैं या इसका इफेक्ट बाइसेक्टर्स पे क्या पड़ेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी बुद्धि में कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस इक्वेशन के बाइसेक्टर की इक्वेशन और जो नई पोजीशन पे बाइसेक्टर की इक्वेशन सेम होंगी, ठीक है। जब सेम होंगी तो हम सीधा सीधा इसी से निकाल लेते हैं। तो दिया हुआ है हमारे पास, पहले कंपेयर कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू यहाँ पर आपको 1 दे रखी है, 2h इक्वल टू माइनस का 2p, तो h इक्वल टू हो गया माइनस p और b की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1, इतना हो गया, ठीक है। और ये इक्वेशन हम पहले कर भी चुके हैं। चलिए अब बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो बाइसेक्टर की इक्वेशन आपको याद हो गई होंगी, अभी तक रट्टा मान लिया होगा, इतना हो जाता है। और यहाँ पे लिखते हैं a माइनस बी और यहाँ पे लिखते हैं h, राइट। तो a माइनस बी तो 1 और -1 तो कुल मिला के हो गया 2। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, h की वैल्यू -p हो जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लीजिएगा तो कुल मिला के हो गया -px² प्लस p बाई स्क्वायर इक्वल टू 2x इंटू वाई, ठीक है। अब x इंटू वाई इधर ले आइएगा तो हो जाएगा हमारे पास px² माइनस 2xy प्लस p बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी आंसर हो सकता है और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ और कर लीजिए क्योंकि आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा, माइनस p बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से आपके आंसर फाइंड आउट हो गए, क्लियर। तो यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट को समझना था कि एक्चुअली मुझे निकालना क्या है। क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन की भावनाएं कठिन है थोड़ी सी, ठीक है। तो चलो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, रिपीट होता रहता है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली देखो हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको आंसर साफ साफ दिख रहा होगा कि अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन जब पेपर में आएगा तब आपको नहीं पता होगा कि किस चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है। तो मुझे पहचानना होगा कि किस चैप्टर से मतलब कि कौन सी इक्वेशन बनाएगा, ठीक है, कौन सा कॉनिक आपको बनाएगा। तो इसके लिए आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी सारी एक डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए कि ये जो हमारी 2 डिग्री की आपकी इक्वेशन जो है, तो सेकंड डिग्री इक्वेशन ये आपको बनाएगा क्या, ठीक है। तो इसकी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डेल्टा की वैल्यू पर। तो डेल्टा की वैल्यू 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो इक्वल टू 0 होगा या तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। यदि इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारा क्लियर हो जाता है अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ से ये डिसाइड हो जाता है। तो चलो सबसे पहले मैं इसी को निकाल लेता हूँ। चलिए निकालता ना, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ। तो यदि इक्वल टू 0 है तो आपका ये हो गया। अब नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ से मुझे 4 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। एक तो आपको सर्किल मिल सकता है, पैराबोला भी मिल सकता है, इलिप्स भी मिल सकता है और हाइपरबोला भी मिल सकता है, ठीक है। अब हाइपरबोला में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है वो मैं अलग से बता दूंगा। चलिए अब ये सर्किल कब बनेगा, सर्किल जब बनेगा जब आपका ए और बी की वैल्यू बराबर हो, मतलब ax² प्लस 2hxy वगैरह होता है। मैं लिख दे रहा हूँ फिर से यहाँ पे ax² प्लस 2hxy प्लस b बाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यदि x² और y² का कोफिशिएंट बराबर हो एंड
जो x इंटू वाई का टर्म हो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं होने का मतलब h की वैल्यू 0 होनी चाहिए, एक चीज़। सेकेंड पॉइंट, ठीक है। तो a और b यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम नहीं है, एक का -1 है, एक का +1 है, तो इसलिए सर्किल तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि डेल्टा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है तो इसमें क्या होता है, एच स्क्वायर और ए बी का कंपेयर किया जाता है, ठीक है। एच स्क्वायर, ये तीनों चीज़ों में एच स्क्वायर और ए बी का कंपेयर किया जाता है। पैराबोला में एच स्क्वायर ए बी बराबर होता है, इसमें एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी होता है और इसमें एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होता है, ठीक है। तो और इसी की एक कंडीशन और बन जाती है, वो बन जाती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो इसमें एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी तो होना चाहिए क्योंकि हाइपरबोला है पहली बात तो, और रेक्टेंगल होने के लिए इसमें जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब यदि यहाँ पे देखा जाए तो a प्लस बी इक्वल टू 0 तो दिख रहा है, तो काफ़ी बच्चे यदि मान लो ये ऑप्शन लिख के आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो काफ़ी स्पीड से इस पर भी टिक लगा सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना होगा, डेल्टा चेक करना होगा। डेल्टा यदि 0 हो गया तो फट से ए ऑप्शन टिक लगा दीजिए और जो है हमारी टेंशन खत्म हो गई। यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो गया टेंशन हमारी बढ़ जाती है, तो फिर और चीज़ें चेक करनी पड़ जाएंगी। तो सारी कंडीशंस मैंने लिख दी है, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले मैं डेल्टा चेक कर लूँ। तो डेल्टा इसका कैसे बनेगा, ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच, ठीक है। तो लिख लेता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -1, वाई स्क्वायर का 1 है और कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर -1 है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एफ जी एच। एफ जो होता है वो बाई का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे बाई का टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया 0। उसके बाद आ जाते हैं जी। तो 2gx होता है, यहाँ पे 2g इक्वल टू 2 दे रखा है तो g की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे 1 एंड 1 पुट कर लेता हूँ। h x इंटू वाई का टर्म होता है जो कि है ही नहीं, यहाँ पे कर लीजिए 0। इतना आ गया। अब इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा, -1 दिस इंटू दिस -1 दिस इंटू दिस 0, तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 0 है, तो ये -0 इंटू समथिंग ब्रैकेट होता है, इसको हटा दीजिएगा, +1। अब यदि इसको करूँगा तो 0 इंटू 0 0 -1 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने सॉल्व किया, ये +1 निकल के आया और ये तो 0 हो गया, और ये यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, -1। आंसर क्या आ गया, 0। तो डेल्टा इक्वल टू 0 निकल के आ गया, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन और किया जाए। दिया हुआ है अ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म बाय द लाइन्स, ठीक है। रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल आप जानते ही हो, ये चारों कॉर्नर्स जो होते हैं वो 90 डिग्रीज पे होते हैं और आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, ठीक है। और वो इक्वेशन जो है लाइंस की ये ऐसे दे रखी हैं, ठीक है। और टोटल आपको कितनी रेक्टेंगल में लाइंस चाहिए होती हैं, 4 चाहिए होती हैं, जिसमें कि 2 लाइन्स इसमें हैं, 2 लाइन इसमें दे रखी हैं, ठीक है। तो इसमें सारे केवल जो है वो एक्स की वैल्यू यूज की गई, बाई यूज नहीं किया गया। इसमें केवल बाई यूज किया गया, इसमें एक्स यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा इनको फैक्टराइज कर लीजिएगा। तो x² -7x + 6 इक्वल टू 0, यदि इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये दिख रहा होगा x - 6 और ये x सही है, x - 6 x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो -6 -1 ये -7 हो जाएगा और -6 -1 + 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे मुझे 2 लाइन्स मिल गई, एक लाइन आपकी ये हो गई और दूसरी लाइन x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 2 लाइन्स मिल गई। ऐसे मुझे इसको फैक्टराइज करना होगा। तो ये बाई स्क्वायर -14y + 40, ठीक है। तो ये 10 चौको 40 होता है, तो ये कर लीजिएगा बाई -10 और ये बाई -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए -10 और -4 -14 होता है और -10 इंटू -4 कितना हो जाएगा, 40 + 40 हो जाएगा, ये हो गया। तो फैक्टर सही हमारे। तो यहाँ से मुझे 2 लाइन्स ऐसे मिल जाएंगी, बाई -10 इक्वल टू 0 या बाई इक्वल टू 10 और दूसरी लाइन हो जाएगी बाई इक्वल टू 4। तो टोटल 2 लाइन्स ये मिल गई मुझे। तो यदि मैं इनको ड्रा करूँगा तो देखो कैसे बनेगा, x इक्वल टू 1 कैसे बनती है, ऐसे बनती हैं। तो x इक्वल टू 1 और ये x इक्वल टू 6 हो जाएगा और y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 10 इस तरह से बनेगी आपकी, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आप समझ गए होंगे। तो ये देखो ये x इक्वल टू 1 है और ये आपकी x इक्वल टू 6 है और ये जो लाइन है वो हमारी ऊपर वाली y इक्वल टू 10 होगा और नीचे वाली y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट तो बहुत सिंपल है। जब कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए तो मुझे क्या करना है कि डायगोनल्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक डायगोनल ये हो गई और दूसरी डायगोनल ये हो गई। तो अब इसमें से एक पूछी जा रही है, तो एक ऑप्शन में कौन सी लिखी है जो आप पहली निकालेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि पहली वाली हो जाए, हो सकता है दूसरी हो। तो इन कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए कितना है, ये 1, 4 हो जाएगा और ये वाला जो है ये हो जाएगा
6,4 और ये वाला जो है वो 6,10 हो जाएगा और ये वाला जो है ये 1,10 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे कौन कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट कर लूँ, 1,10 और 6,4 से पास होने वाली, 1,10 एंड 6,4 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लूँगा और दूसरा मैं कर लूँगा 1,4 और 6,10 वाला। तो 1,4 एंड 6,10 इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, तो लाइन की इक्वेशन बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, देखो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है तो आप इनमें ऑप्शन में भी पुट कर करके आप चेक कर सकते हैं कि जैसे मान लो ए ऑप्शन है तो ए ऑप्शन को क्या ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, यदि नहीं कर रहे होंगे तो उसको काट देंगे। तो ऑप्शन सेटिस्फाइड से कर लीजिए या फिर आप लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए मैं लाइन की इक्वेशन सीधा सीधा लिख देता हूँ। तो बाई माइनस बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस बाई 1, 4 में से 10 गया तो माइनस का 6 आ जाएगा और 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा और यहाँ पे x माइनस x1 यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 5 बाई माइनस का 10 पंचे 50 इक्वल टू माइनस 6x और ये माइनस 6x और माइनस माइनस ये प्लस 6। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5 बाई इक्वल टू 50 उधर जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये बाई माइनस बाई 1 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 10 माइनस 4 6 होता है, 6 माइनस 1 5 होता है और x माइनस x1 यहाँ पे 1 है तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 बाई माइनस 5 चौको 20 इक्वल टू 6x माइनस 6x को इधर या 5 बाई को उधर ले जाइए तो 6y वो 6x माइनस 5 बाई। ठीक है, तो इधर ले गया तो इसको इधर ले आते हैं। इक्वेशन ये देखो नीचे वाली इसी साइड में दे रखी है तो सबको एक ही साइड ले चलते हैं, इसको भी इधर ले जाएंगे तो प्लस 20 और माइनस 6 तो कितना हो जाएगा प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो ये किसी ऑप्शन में दिया होगा 6x माइनस वाई। ठीक है, और ये प्लस 14 कौन से ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में, राइट। तो देखो मैंने जो पहले निकाला वो किसी से मैच नहीं कर रहा था, जो सेकंड निकाला वो मैच कर रहा है। ठीक है, वो आपका बाई लक है कि कौन सा पहले आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं तो उनको आप ऑप्शन से सेटिस्फाइड करके भी निकाल सकते थे। क्लियर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन मैंने कई जगह देखा हुआ है, जैसा किताबों में दे रखा है या कुछ टीचर्स ने बता रखा है। यदि आप उस तरह से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है पेपर में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन ही हिसाब से बनाए गए हैं कि आपको पेपर में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी बुद्धि में कितना इनिशियल मैटर घुसा हुआ है। ठीक है, तो इनिशियल मतलब बेसिक चीज़ आपको जितनी क्लियर होंगी तो ये क्वेश्चन उतने ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब बेसिक चीज़ आप चेक करिए कि आपको ये चीज़ आती है कि नहीं आती है। यदि आप करते तो इन चीज़ों को आप चेक करते कि नहीं करते। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है द सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर के बारे में पहले तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ऑफ द ट्राइंगल। अब वो ट्राइंगल कैसे बन रहा है, फॉर्म बाय द लाइन्स एक्स वाई एंड समथिंग, ये दे रखा है एंड ये दे रखा है, मतलब ये एक लाइन है और इसमें 2 लाइन है। टोटल 3 लाइन होनी चाहिए ट्राइंगल के लिए, तो तीनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। चलिए तो सबसे पहले हम ये वाला जो इसमें 2 लाइन्स हैं इसको पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 0, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 0। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का जो सम यदि 0 हो जाए, ठीक है, तो किसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम यदि 0 हो जाता है तो वो दोनों लाइनें कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, और ये जो x प्लस वाई प्लस 2 होगा तो वो कहाँ पे होगा, वो कहीं ना कहीं ऐसे कट कर रहा होगा या ऐसे कर रहा होगा, जहाँ भी कर रहा होगा तो कुल मिलाकर जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका सर्कम सेंटर हमेशा कर्ण पे लाई करता है और कर्ण का जो मिडिल पॉइंट होता है वो ही आपका बनेगा सर्कम सेंटर। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी कि जो इसका सर्कम सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, कर्ण पर। और ये भी पता है कि देखो ये 2 परपेंडिकुलर लाइन है तो कर्ण कौन बनाएगा, ये बनाएगा। तो कर्ण हमारा हो गया x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। जब ये हमारा कर्ण है और ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो क्या करना है मुझे, पेपर में बस ये चेक करना है कि ये 4 में से पॉइंट इसको कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, अब वो कोई ज़रूरी नहीं है कि मिडिल पॉइंट हो सकता है ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाइड कर जाए, लेकिन ये ऑप्शन ही हिसाब से बनाए गए हैं कि जो कॉन्सेप्ट ये है तो वो इसी को ही पूछना चाह रहा है। जो जिस टीचर ने भी क्वेश्चन बनाए होंगे वो इसी कॉन्सेप्ट को पूछने के लिए उसने ऑप्शन ऐसे दिए ही नहीं है कि कोई 2 मैच कर जाएं, केवल एक ही ऐसा मैच करेगा जो इसको सेटिस्फाइड करेगा, राइट।
चलिए स्टार्ट करता हूँ। 0,0 इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा कि 0 + 0 + 2 = 0 नहीं होता है, तो ए ऑप्शन खत्म। -2 यदि -2 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल -2 आएगा, सेटिस्फाइड नहीं करेगा, कैंसिल। -1 -2 हो जाएगा और +2 0 हो जाएगा, 0 = 0, तो ये ऑप्शन अभी हो सकता है। और -1 और -2 ये पुट करेंगे तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो 3 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, -1, -1। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था। और यदि आप वैसे करते तो क्या करते, इन दोनों लाइनों को आप पहले सेपरेट करते, L1 L2 निकालते, और एक लाइन ऑलरेडी आपको दे रखी है L3, फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन निकालते, इन दोनों के इंटरसेक्शन निकालते, इन दोनों के इंटरसेक्शन निकालते, तब आपको 3 कोऑर्डिनेट्स पता होते, और फिर उनमें सर्कमसेंटर का पूरा ज्ञान लगाते, तो उसके बाद आंसर निकलता। कितनी लंबी प्रोसेस थी आपकी, ठीक है। तो और ये कितनी शॉर्ट तरीके से मैंने बता दिया। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक आप सीखते रहिए, ठीक है। और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और सिलेक्शन लेते रहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। दिया है द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइन्स, इसमें भी 2 लाइनें दे रखी हैं। इन दोनों, ये 2 लाइन सपोज हम मान लेते हैं ये हमारी 2 लाइन्स हैं, ठीक है। ये L1 है और ये हमारे पास L2 है। अब ये पूछना क्या चाह रहे हैं कि ये 2 लाइन्स जो हैं इनके परपेंडिकुलर 2 लाइन्स और बनाइए, उनकी आप कंबाइंड इक्वेशन बताइए। तो ये इक्वेशन है, यदि इसकी परपेंडिकुलर देखी जाए तो ये बन जाएगी, ठीक है। इसका नाम L1 डैश कर देते हैं, और जो L2 है इसके परपेंडिकुलर देखो यहाँ से ऐसे करके कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं L2 डैश। तो अब इसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो कुल मिला के हुआ क्या, इसको जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन पे जो पुरानी वाली लाइन्स हैं इनको 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मतलब कि रोटेट 90 डिग्री अबाउट ओरिजिन, तो ये चीज़ हम पहले भी जब पढ़ चुके हैं। तो क्या बताया था उसमें, मैं क्या करता था कि x² y² और xy, इसमें x² y² के कोफिशिएंट चेंज कर लेता था, यहाँ पे जो भी लिखा होता था उसका साइन चेंज कर देता था, कर दिया, बस हो गया मेरा आंसर। तो क्या आ गया, bx² - 2hxy + a/²। ये किस में दिया हुआ है, bx², ये लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया, ठीक है। तो केवल लैंग्वेज चेंज था, कुछ नहीं था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा था। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको।